EPS 95 MP में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग आज नौकरी में हैं और जो लोग भर्ती हो रहे हैं, दोनों के साथ एक समस्या है कि 1/9/2014 के बाद जिनकी नियुक्ति हो रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4/11/22 के निर्णय में उनको हायर पेंशन का अपात्र घोषित कर दिया है। मतलब 1/9/14 के बाद जिन लोगों की भर्ती होगी उन लोगों को हायर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। वो इसी पेंशन में आएंगे जो आज 2,000, 3,000, 4,000 रुपये मिल रही है, इसी के अंतर्गत आएंगे वो। और 1/9/2014 के पहले वाले जो लोग हैं, जो उसके पहले 58 साल के हुए हैं, उनके लिए सिर्फ अभी RC गुप्ता साहब का एक जजमेंट एकमात्र आशा की किरण है, जिसका निर्णय 20 अगस्त को तारीख लगी है, होता है कि नहीं होता है। क्योंकि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 साथियों ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई थी, जो याचिकाएं सुबह सुबह ही खारिज कर दी गई। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि हमें मद्रास न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, और मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय हमारे कर्मचारी साथियों के खिलाफ गया था। तो अब 1/9/14 के पहले जिन्होंने 58 वर्ष की आयु पूर्ण की है, और उनके लिए सिर्फ एकमात्र आशा की किरण RC गुप्ता साहब का जजमेंट है, जो 4/10/2016 को हुआ था, जिस पर लगातार अलग अलग वो चल रही है। अब साथियों, आज स्थिति ये है कि सरकार ये समझने को तैयार नहीं है कि जिन लोगों ने 35 साल 40 साल इस देश में को दिए नौकरी की, उनको कितनी पेंशन दी जाए। मतलब सरकार कहने को कहती है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है और अधिकतम 2,500 रुपये है। अभी सरकार के खुद के जो आंकड़े हैं 2022-23 की बुक्स ऑफ अकाउंट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको हम EPFO बोलते हैं, उसमें 1,000 से कम जिनको पेंशन मिल रही है उन साथियों की संख्या 36,48,114 है। सोचने वाली बात है। 75,58,713 में से 36,48,114 लोग ऐसे हैं जिनको 1,000 से कम पेंशन मिल रही है। 1,000 से 1,500 के बीच जो लोग हैं वो 11,73,158 लोग हैं। 1,500 से 2,000 के बीच जिनकी पेंशन है वो 8,68,443 लोग हैं। 2,000 से 3,000 जिनकी पेंशन है वो 13,71,911 है। 3,000 से 5,000 के बीच जिन लोगों की पेंशन है वो 4,70,318। और ऐसे बिरले लोग हैं जिनकी पेंशन 5,000 से अधिक है, इनकी संख्या 26,769 है। इस प्रकार 2022-23 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स EPFO की, हम अपने आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, उसके हिसाब से 75,58,713 लोग EPF के पेंशन भोगी हैं। और ये बहुत ही, इनकी स्थिति इतनी खराब है कि कई लोग ना बैठक में आ पाते हैं, ना कहीं जा पाते हैं, और अंतिम क्रियाक्रम भी उनका ठीक से नहीं हो पाता है। एक अधिकारी की तो हमने करीब 4 साल पहले जब उनकी मृत्यु हुई तो हम लोगों ने चंदा करके उनका अंतिम क्रियाक्रम किया। तो ये स्थिति EPF की है। EPF के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। EPF वाले बोलते जरूर हैं कि पैसे की कमी है, परंतु पैसे की कोई कमी इनके पास नहीं है, पैसा भरपूर है। बस ये है कि सरकार और EPF के मध्य में जो है, पिछले साल सरकार ने एक समिति गठित की थी, हाई पावर समिति। उसने 2,000 रुपये प्रतिमाह की रिकमेंडेशन की और EPFO ने उसको मंजूर किया, श्रम मंत्रालय ने उसको मंजूर किया। उसके बाद उसको जब वित्त मंत्रालय में भेजा गया तो वित्त मंत्रालय ने 2,000 रुपये न्यूनतम पेंशन भी मना कर दी। होशियारी कमेटी की बात तो अलग है कि जिसमें 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन और प्रचलित दर से महंगाई भत्ता है। आज EPF वालों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जो 22-23 के अकाउंट्स की हम बात करें तो 51,985 करोड़ रुपया इनको ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ EPF वालों को एक साल में। 14,444 करोड़ रुपए ही पेंशन में बटे।
7,352 करोड़ रुपए सदस्यों ने निकाले, अलग अलग कामों के लिए जो निकालते हैं। इस प्रकार फिर भी ईपीएफओ के पास में 30,189 करोड़ रुपए बचा एक साल में ही। ये ईपीएफओ के पास जो पैसा बचा वो टोटल जो पेंशन बटी वो आय के 42% ही ब्याज में से पेंशन बांटी। 22-23 में नियोक्ताओं का अंशदान 56,170 करोड़ था, सरकार का अंशदान 8,715 करोड़ रुपए था, कुल अंशदान 64,885 करोड़ रुपए था। ईपीएफओ ने ब्याज से 51,985 करोड़ रुपए कमाए थे, हमने आपको बताया था। अब हालत ये है कि ईपीएफओ के सदस्यों में अलग दो तरह के हैं। एक तो जो छूट प्राप्त सदस्य हैं जो अपना पैसा खुद रखते हैं, और दूसरे सदस्य हैं जो ईपीएफओ में अपना पैसा भेजते हैं। नियमित ईपीएफओ में से उनके मेंबर्स को ब्याज प्राप्त होता है, निकासी होती है। तो जो छूट प्राप्त है, जिनको एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट बोलते हैं, जिसमें गेल, भेल और इस तरह की संस्थाएं आती हैं, उसके सदस्यों की संख्या 1,09,75,59,063 है। और अन्य संस्थाएं जो ईपीएफओ से जुड़ी हुई हैं, उनकी सदस्यों की संख्या 29,26,85,237 है। इस तरह लगभग 30 करोड़ लोग ये होते हैं। साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग वर्तमान में नौकरी में हैं उन्हें आज जागना चाहिए, और जो बुजुर्ग लोग, जो सेवानिवृत्त लोग रिटायर्ड हो गए हैं, उनके आंदोलनों में मदद करनी चाहिए। क्योंकि आज उनको समझ में नहीं आ रहा, एक बहुत अच्छी सैलरी उनको मिल रही है, परंतु उनको भविष्य में जब 3,000, 4,000 या 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी, उस समय महंगाई का स्तर क्या होगा, उसमें उनका गुजारा चलने वाला नहीं है। तो हम सभी जो सदस्य आज कार्यरत हैं, उनको इन आंदोलनों में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, उनके पास समय भी है। जरूरत इस बात की है कि वो सब लोग जागें। और मध्य प्रदेश के अलावा गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर जो लोग नौकरी में हैं वो लोग आंदोलन में भाग ले रहे हैं। हालांकि संख्या उनकी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि यदि जो लोग नौकरी में काम कर रहे हैं, यदि वो 10% लोग भी एक बार दिल्ली चले जाएं, तो हमारी मांग को पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात खाली इस बात की है कि आंदोलन कब होगा। तो हम लोगों की सेंट्रल CWC की जो बैठक है वो निकट भविष्य में होने वाली है, उसमें हम तारीख तय करेंगे। तारीख संसद के सत्र को देखकर होती है और शीतकालीन सत्र के अवसर पर उसको रखा जाएगा। अभी 22 जून को भोपाल की जो बैठक हुई थी उसमें दिसंबर का महीना तय किया गया था, परंतु CWC की बैठक में ही अंतिम तारीख तय होगी। अभी हमारे मैसूर के साथियों ने 8 तारीख को बहुत शानदार आंदोलन EPFO के सामने किया। मैं मैसूर के सभी साथियों को, कर्नाटक के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे ही आंदोलन करें। आने वाले समय में महाराष्ट्र के साथी भी आंदोलन की तैयारी में हैं, सभा की तैयारी में हैं, सेमिनार की तैयारी में हैं। तो इस तरह से जन जागरण का कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हम अभी बारिश थोड़ी सी कम हो, उसके बाद जिला स्तर पर हमारे सम्मेलन शुरू होंगे, संभाग स्तर पर सम्मेलन शुरू होंगे। तो मेरा जो लोग नौकरी में हैं उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में भाग लें। EPS 95 का वर्तमान में पेंशनरों का भविष्य तो अंधकार में है। यदि आपको अपना भविष्य उज्जवल बनाना है तो आप आंदोलन में भाग लीजिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद।